नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्रा आज आप सभी लोगों की सामान्य अध्ययन की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों की जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास में कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इससे संबंधित 2-4 प्रश्न जो है मित्रों, वह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है मित्रों। इसी कारण से मैं आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है मित्रों, 1857 की क्रांति जब असफल हो जाती है मित्रों, तो ऐसे अनेक कारण थे जिसके कारण से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ मित्रों, भारतीय समाचार पत्रों के जन जागरण के परिणाम स्वरूप तथा 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के द्वारा जो जनजागृति आई, उसके कारण मित्रों, इसके अतिरिक्त मित्रों, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था लागू की गई थी मित्रों, ऐसे अनेक बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ मित्रों। महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर देखा जाए मित्रों, परीक्षाओं में अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कितने चरणों में हुआ मित्रों, तो यहाँ पर हम आज देखेंगे मित्रों, यहीं से प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के जो चरण हैं मित्रों, तो राष्ट्रीय आंदोलन के तीन चरण हैं मित्रों, जो क्रमिक रूप से भारत की स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर होते हैं मित्रों। इसमें पहला चरण जो है वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। किस युग के नाम से मित्रों? उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। और मित्रों, अगर पूछा जाए उदारवादी युग का जो है वह समय कितना था मित्रों, तो उदारवादी युग जो था मित्रों, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था मित्रों। 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो समय है मित्रों, उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम उदारवादी युग के रूप में माना जाता है मित्रों। और यही 1885 ईस्वी जो है मित्रों, यही कांग्रेस की स्थापना का भी समय है मित्रों। 1885 ईस्वी में ही अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि जिसके माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ रहे जन आंदोलन को शांत किया जाए मित्रों। लेकिन यही मंच जो था मित्रों, वह एक ऐसे संगठन का कार्य किया जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया मित्रों। तो प्रथम युग जो है, प्रथम चरण जो है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर पूछा जाए क्या है मित्रों, तो प्रथम चरण जो है उसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। किस युग के नाम से जाना जाता है मित्रों? उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों।
अगर पूछा जाए प्रथम चरण का समय क्या है मित्रों, तो प्रथम चरण का समय मित्रों 1885 ईस्वी से लेकर के 1985 ईस्वी का जो समय था उसी को प्रथम चरण माना गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मित्रों। इसके बाद मित्रों दूसरा जो चरण था मित्रों उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के अंतर्गत उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। कौन से युग के नाम से जाना जाता है मित्रों, तो उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। किसको मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण को भारतीय इतिहास के अंतर्गत उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इस युग का समय जो था मित्रों वो प्रथम युग के आगे 1906 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक का जो समय था मित्रों इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। इस युग के जो प्रमुख नेता थे मित्रों उनमें अग्रगण्य लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी नेता जो है वह उदित होते हैं मित्रों। और दूसरे चरण के बाद मित्रों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण आता है मित्रों उसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। यह तीसरा और अंतिम चरण जो था वह गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इसी समय में मित्रों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी का पदार्पण होता है मित्रों। और इस युग का समय मित्रों 1919 ईस्वी से लेकर भारतीय स्वतंत्रता 1947 ईस्वी तक का माना जाता है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह 3 चरणों में विकसित हुआ। पहला चरण उदारवादी जिसका समय 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है। दूसरा चरण जो है मित्रों वह उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है मित्रों, जो क्रांतिकारियों से संबंधित है, जो 1906 से लेकर के 1918 ईस्वी का समय माना जाता है। और अंतिम चरण गांधीवादी युग आता है मित्रों, जो 1919 से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता 1947 ईस्वी तक माना जाता है मित्रों। आज यहाँ पर हम लोग मित्रों जो पहला युग है उदारवादी युग उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे मित्रों। उदारवादी युग की अगर विशेषताओं को देखा जाए मित्रों, उदारवादी युग की विशेषता तो इसकी विशेषताएं यह थी मित्रों कि उदारवादी युग के जो नेता थे वो क्रांतिकारी विचारों में विश्वास नहीं करते थे। क्रांति में विश्वास न करके किसमें विश्वास करते थे मित्रों, क्रांति में विश्वास नहीं करते थे। क्रांति में विश्वास न करके जो उदारवादी नेता थे मित्रों वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे मित्रों। क्रमिक सुधारों के माध्यम से जो है वह क्रमिक सुधार जो था, क्रमिक सुधारों में विश्वास करने वाले नेता थे। उदारवादी युग क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे मित्रों। इसके अतिरिक्त मित्रों उदारवादी नेता जो थे वह अवज्ञा एवं चुनौतियों
के स्थान पर, उदारवादी युग की दूसरी विशेषता है मित्रों कि अवज्ञा एवं चुनौतियों के स्थान पर उदारवादी नेता जो थे वो प्रार्थनाओं के माध्यम से स्थान पर, प्रार्थना के माध्यम से मित्रों के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी मांग पूरी कराना चाहते थे, अपनी मांग पूरी कराना चाहते थे मित्रों, चाहते थे। उदारवादी युग के नेताओं की अगर तीसरी विशेषता पूछी जाए मित्रों क्या थी, तो उदारवादी युग के नेता जो थे वो पाश्चात्य सभ्यता एवं उनके विचारों से प्रभावित थे, मित्रों ये जो विशेषताएं हैं ये कथनों के माध्यम से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों से प्रभावित थे। और अगर उदारवादी नेताओं की चौथी विशेषता पूछी जाए मित्रों, तो चूंकि मित्रों उदारवादी नेता जो थे वो पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों से प्रभावित थे मित्रों, इस कारण से इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा अंग्रेजों से मधुर संबंध बनाने से ही भारत का हित जो है हो सकता है मित्रों। तो इस प्रकार से उदारवादी नेता जो थे ये ब्रिटेन के साथ जो है मित्रों, इंग्लैंड के साथ जो है, ब्रिटेन के साथ जो है मधुर संबंध स्थापित करने में भारत का हित समझते थे, भारत का हित समझते थे मित्रों। उदारवादी नेता जो थे उनका ऐसा मानना था कि अगर ब्रिटेन अंग्रेजों के साथ, इंग्लैंड के साथ अच्छा संबंध बनाया जाएगा तभी भारत का हित हो सकता है मित्रों। तो ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंधों के समर्थक थे। परंतु मित्रों उदारवादी नेताओं की जो नीति थी मित्रों, उसको जो उग्र दल के नेता थे उसका विरोध करते थे। और उदारवादी नेताओं के आंदोलन को लाला लाजपत जो थे उन्होंने अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी मित्रों। यह पॉइंट मित्रों परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि उदारवादी नेताओं के आंदोलन को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा किसने दी, आंदोलन की संज्ञा किसने दी मित्रों? तो उसका उत्तर होगा मित्रों लाला लाजपत राय। तो मित्रों लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेताओं का जो आंदोलन था, उनकी जो नीतियाँ थी उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उदारवादी नेता जो हैं
वो अवसरवादी आंदोलन कर रहे हैं मित्रों। इस समय के जो नेताओं का जो तरीका था मित्रों, उसको भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है, भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई मित्रों, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। राजनीतिक भिक्षावृत्ति पूछा जाए मित्रों कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत किस युग की विशेषता है मित्रों? तो उदारवादी युग के नेताओं का जो तरीका था मित्रों, उसको भारतीय इतिहास के अंतर्गत राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई, क्योंकि मित्रों इस समय के जो नेता थे वो प्रार्थना आदि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बना करके, उनको नाराज न करके अपनी मांगों को पूरा कराने में विश्वास करते थे मित्रों। लेकिन आगे चल करके उनका ऐसी आशा भी जो है वो सफल नहीं होती है मित्रों। इसके अतिरिक्त मित्रों तो ये 5-6 जो है प्रमुख रूप से जो है उदारवादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं मित्रों। अब उदारवादी युग के अंतर्गत पूछा जाए मित्रों कि इस युग के प्रमुख नेता कौन थे मित्रों, तो उदारवादी युग के प्रमुख नेताओं में मित्रों, अगर प्रमुख नेता पूछा जाए तो इस युग के प्रमुख नेताओं में मित्रों सुरेंद्र नाथ बनर्जी मित्रों, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव रानाडे, मदन मोहन मालवीय आदि ऐसे नेता थे मित्रों जो उदारवादी युग के प्रमुख नेताओं में जिनको जाना जाता है मित्रों। इन नेताओं में मित्रों दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था मित्रों। किस नाम से जाना जाता था मित्रों अगर पूछा जाए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए मित्रों कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मित्रों किसको जाना जाता है, तो मित्रों इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी मित्रों। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय इतिहास के अंतर्गत धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन मित्रों, अगर पूछा जाए धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया मित्रों? प्रतिपादन किसने
किया, तो उसका उत्तर होगा मित्रों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। मित्रों, इसी उदारवादी युग के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक भारतीय आर्थिक इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास पूछा जाए मित्रों कि भारतीय आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक का क्या नाम है मित्रों? तो मित्रों उसका नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मित्रों, इसी उदारवादी युग के अंतर्गत ही भारतीय आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक मित्रों इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो थी, इसके लेखन का कार्य रमेश चंद्र दत्त के अनुसार किया गया। रमेश चंद्र दत्त ने इसी उदारवादी युग के समय में ही भारतीय आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक जो थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका जो है लेखन कार्य किया मित्रों। इसी के साथ मित्रों आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं मित्रों। कल की क्लास में हम सभी लोग उदारवादी युग के उपरांत जो उग्रवादी युग का उदय हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मित्रों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।